जंगलों और पहाड़ों में हर पल कोई आपको सुन रहा होता है, कोई देख रहा होता है, कोई कुछ कह रहा होता है। पहाड़ों पर देवदार के घने जंगलों को देखना, महसूस करना एक अलग ही अनुभव है। यहाँ की शांति, पंछियों के गीत, पेड़ों पत्तों को छू के चलती हवा की सरसराहट। यहाँ आप अकेले होके भी अकेला महसूस नहीं करते। ये ही विषय है आज के बोनस एपिसोड का। बहुत समय हो गया मधुशाला की इस पॉडकास्ट में कोई एपिसोड रिकॉर्ड नहीं कर पाया। कारण था हिमालय की यात्रा। तो सोचा मधुशाला को तनिक विराम दें और पहाड़ों पर ही एक एपिसोड लिख लेते हैं और कविताओं के माध्यम से पहाड़ों के कुछ अनुभव साझा कर लेते हैं। इसी बीच एक और पॉडकास्ट शुरू कर पाया, ढाई आखर। इस पॉडकास्ट में हम सुनते हैं छोटी छोटी आशावादी कविताएं, जहां बात होती है श्रृंगार रस की, वीर रस की, पोइट्री ऑफ होप, लाइफ, ऑप्टिमिज्म। आजकल के निराशा वाले माहौल में कुछ आशा भरी बातें। मौका मिले तो अवश्य सुनिएगा। लिंक यहीं पॉडकास्ट नोट्स में दिया हुआ है। अब कुछ बातें हिमालय की। हुआ ये कि हाल ही में इस महान पर्वत श्रृंखला पर कुछ समय बिताने का मौका लग गया। हिमालय की वादियों में जाके लगा कि मधुशाला की ये पंक्तियां कैसे जीवंत हो उठती हैं। हिम श्रेणी अंगूर लतासी फैली हिम जल है हाला, चंचल नदियां साकी बनकर भरकर लहरों का प्याला। चंचल नदियां साकी बनकर भरकर लहरों का प्याला, कोमल कूर करों से अपने छलकाती निशिदिन चलती। कोमल कूर करों से अपने छलकाती निशिदिन चलती, पीकर खेत खड़े लहराते भारत पावन मधुशाला। पीकर खेत खड़े लहराते भारत पावन मधुशाला। भारत में देखने को कितना कुछ है। किसी भी एक कोने से पकड़कर शुरू कर दें और देखिए कि इस देश में कितनी विविधताएं छिपी हैं। बस आपको एक बार अपने शहरों से बाहर निकलना है। खैर, पिछले महीने हिमाचल के हरे भरे जंगलों और पहाड़ों की गोदी में बैठे एक छोटे से सुंदर से गांव जाना हुआ, जिब्भी। हमारी एक मित्र हैं इंदु, जो इसी गांव से आती हैं, और कई साल पहले जब उन्होंने बताया था तो लगा कि जिब्भी शायद किसी चीज को कहते हैं। इतना छोटा सा क्यूट सा नाम है। गांव का नाम जितना सुंदर, उससे कहीं बढ़कर सुंदरता वहां देखने को मिलती है। जिब्भी के नाम से अनुभूति आती है जीभ की या जीवा की, जुबा कहें या टंग। इस गांव के नाम की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। पहाड़ों में शिव, देवी और शेषनाग को बहुत माना जाता है। तो कहते हैं कि देवी के बेटों में जो सबसे छोटे देवता थे, जब कभी प्रलय या मुसीबत आई तो देवी ने उनको बचाने के लिए अपनी जीभ के नीचे छुपा लिया। इतने छोटे थे वो। बस वहीं से वो जिब्भी देवता कहलाए। एक कहानी ये भी है कि आसमान से इस गांव को देखें तो वहां जो हिमधारा बहती है वो ऊपर से शेषनाग की जीवा जैसी दिखती है। बहरहाल, जैसा कि हमारी मित्र तरुणी कहती हैं कि जहां का दाना पानी लिखा होता है आप वहां पहुंच ही जाएंगे। किसने सोचा था कि अपना भी कुछ हफ्तों का दाना पानी वहीं लिखा होगा। और पानी भी क्या पानी, सीधा पर्वत पहाड़ों से बह के आता हुआ, निर्मल, शीतल, पारदर्शी, कोमल, कि बस पीते ही जाएं। शायद अल्लामा इकबाल ने ऐसी ही उद्दाम तरंगों वाली नदियां धाराओं के लिए कहा हो, आती है नदी फराजे कोह से गाती हुई। आती है नदी फराजे कोह से गाती हुई, कौसरो तस्नीम की मौजों को शर्माती हुई। कौसरो तस्नीम की मौजों को शर्माती हुई, आई नासा शाहिदे कुदरत को दिखलाती हुई, संगे रह से गाह बचती गाह टकराती हुई। संगे रह से गाह बचती गाह टकराती हुई। जिब्भी हम पहुंचे थे पूरे चांद की रात, कड़कड़ाती ठंड की देर रात, बारिश की रात। हाथ को हाथ न सुझाई दे। और सड़क छोड़ के करीब 100-150 मीटर ऊपर चढ़ना था, एकदम स्टीप क्लाइंब। चलिए, जैसे भी कमरे में पहुंचे, सुबह उठकर बाहर जो दृश्य देखा शायद ही कभी भूल सकें।
नीले आकाश की अनंतता के नीचे हिमालय की गिरिमाला अपनी विशालता में गर्व से सर उठाए, और इसी गर्वीली गिरिमाला पर निस्तब्ध, निशब्द, चिरयोगियों जैसे उन्नत खड़े चीड़ देवदार के विशाल वृक्ष धरती पर हरितिमा की सुनहरी चादर ओढ़े। सुमित्रानंदन पंत जी शायद इसी अनुभूति को शब्द देने का प्रयास कर रहे होंगे जब ये लिखा था, गिरि का गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर। गिरि का गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर। गिरिवर के उर से उठ उठ कर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर। उच्चाकांक्षाएं यानी महत्वाकांक्षा या एम्बिशियस होना। तो पर्वतों पर जो विशाल वृक्ष हैं वो महत्वाकांक्षाओं जैसे ऊपर उठे हुए हैं। गिरिवर के उर से उठ उठ कर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर है झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। है झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। हिमालय हमारे लिए कितना बड़ा वरदान है। हिमालय ना होता तो आर्कटिक की सर्द हवाएं उत्तरी हिंदुस्तान तक चली आती। हिंद महासागर से उठे मानसून को हिमालय न रोकता तो शायद उत्तरी हिंदुस्तान में बारिश ही ना होती। वहां रहते हुए कुछ सवाल भी मन में आए कि आखिर क्या सोच के लोग जटिल कठिन पहाड़ों पर इतना ऊपर चढ़ के घर बनाते थे। सैकड़ों साल पहले तो ऐसा भी नहीं था कि शहरों की भीड़ से भाग के आए हों। तो आखिर क्या मोटिवेशन था। खैर, ऊंची ऊंची चोटियों के ऊपर पहुंचकर लगता है कि हिमालय की ऊंचाइयों से वाकई भारतवर्ष का ललाट इतना उन्नत हो जाता है। तू हिमाला ए फसीले किश्वरे हिंदोस्ता चूमता है तेरी पेशानी को झुककर आसमां। चूमता है तेरी पेशानी को झुककर आसमां। जब आप पहाड़ों में यात्रा कर रहे होते हैं तो जहां एक ओर पहाड़ों का नैसर्गिक सौंदर्य आपको मोहित करता है, वहीं जब आप महिलाओं और बुजुर्गों को लकड़ी के भारी गट्ठर उठाए पथरीले कठिन पहाड़ी चढ़ाइयों पर चढ़ते देखते हैं तो समझ आता है कि पहाड़ों की जिंदगी आसान तो कतई नहीं। कभी बारिश हुई, बिजली के तारों पर पेड़ गिरना आम बात। बिजली विभाग के शूरवीर कहां कहां चढ़ उतर के वो सब तार ठीक करते हैं। और कभी कभी 2-3 दिन के लिए बिजली गुल होना आम बात। अगर किसी को चोट वोट लग जाए, टाँके लगाने की जरूरत हो, तो पहले अच्छे अस्पताल तक करीब 3-4 घंटे की घेर घुमावदार सड़क यात्रा। बस इन्हीं अनुभवों पर कुछ शब्द लिखे गए। जिंदगी आसान नहीं पहाड़ों में। जिंदगी आसान नहीं पहाड़ों में, सीखने को भी है बहुत पहाड़ों में। चलना गिरना की उठ खड़े होना। चलना गिरना की उठ खड़े होना। हर कदम चल संभल पहाड़ों में। हर कदम चल संभल पहाड़ों में। हैं यहाँ झरने ओ ऊंची चोटियां। हैं यहाँ झरने ओ ऊंची चोटियां। मुश्किलें संग हैं पहाड़ों में। मुश्किलें संग हैं पहाड़ों में। है खुली हवा ओ बादल हाथ में। है खुली हवा ओ बादल हाथ में। रास्ते तंग हैं पहाड़ों में। रास्ते तंग हैं पहाड़ों में। ये डगर बड़ी है कठिन मगर। ये डगर बड़ी है कठिन मगर। राग रस रंग हैं पहाड़ों में। राग रस रंग हैं पहाड़ों में। जिंदगी आसान नहीं पहाड़ों में। आगे कहा है, हालांकि जिंदगी आसान नहीं पहाड़ों में, घी भी डलता बहुत पराठों में। घी भी डलता बहुत पराठों में। वजन फिर भी बढ़ता नहीं पहाड़ों में। वजन फिर भी बढ़ता नहीं पहाड़ों में। और जब बात चली है पराठों की, तो बताते चलते हैं कि पहाड़ों पर ऊपर चढ़ना नीचे उतरना ये आपका वजन कभी बढ़ने नहीं देंगे, और जो वहाँ का स्वादिष्ट खाना होता है वो आपका वजन कम नहीं होने देगा। इसी बात पर प्रीतम जी और नैना जी का धन्यवाद करते हैं जो हमारे होस्ट थे, और हमारे केयर टेकर्स अंकु, खेमचंद, जिन्होंने हमें ढेर सारा स्वादिष्ट खाना खिलाया था। और ऐसे ही एक वीकेंड पर हमारे मित्र इंदु के घर से न्योता था। पहाड़ों की ठंड वाली सुबह, गरम चाय और घी वाले ढेर सारे आलू पराठे। बस
पहाड़ों की ओट में सूरज का लुका छिपी खेलना कोई नई बात नहीं है। इसे देखने का आनंद सुबह के समय आता है। किसी ऊंचे पहाड़ की गोदी में बैठे किसी गांव को देखिए जो ढलान पे बसा होता है, जहां सीढ़ीदार खेत होते हैं। पहाड़ के पीछे से सूरज धीरे धीरे जैसे अपनी उनींदी आंखें खोलता है और उजली किरणें उठी पलकों की तरह धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं। पहाड़ों के पीछे से झांकते चीड़ देवदार के पेड़ों की एक पंक्ति को रोशन करती हुई उधर जैसे ही सूरज पहाड़ चढ़ के थोड़ा सा झांका, यहाँ किरणों का पहला सुनहरी पर्दा गांव के सबसे निचले छोर पर पड़ा और बस जैसे किसी ने हौले से सोए हुए गांव का लिहाफ हटा दिया। बस देखते देखते सारा गांव रोशनी से नहा जाता है। इसी पर कुछ पंक्तियां लिखी गई। इनके साथ YouTube पर एक तस्वीर भी लगाई है, वो देखिएगा। सघन पहाड़ों की गोदी में रोशन होते गांव को देखा। सघन पहाड़ों की गोदी में रोशन होते गांव को देखा। पहली किरणों की मंद चाल पूरब से सूरज के पांव को देखा। पूरब से सूरज के पांव को देखा। रूप सी तेरे उजले तन पर। पहाड़ों की सुनहरी धरती रूप सी तेरे उजले तन पर। कहीं धूप कहीं छांव को देखा। कहीं धूप कहीं छांव को देखा। एक शाम टहलते हुए पहाड़ों में डूबते सूरज को देखा तो यूं लगा कि लंबे विशाल वृक्षों की शाखाएं सूरज को जाने ही नहीं देना चाहती, जैसे बस पकड़ के रखना चाहती हैं। जैसे सूरज ना हुआ वृंदावन का कृष्ण हो गया और सारे वृक्ष और शाखाएं गोपियां हो गई। सूरज भी हठीला ऐसा कि एक पहाड़ से निकल दूसरे पहाड़ के पीछे जा छिपता है। मन में सवाल, टू होल्ड क्लोज और टू लेट गो। किस गठरी की गांठें खोलूं, क्या बांधूं मैं क्या छोड़ूं रे। किस गठरी की गांठें खोलूं, क्या बांधूं मैं क्या छोड़ूं रे। किस किस को मैं अपना समझूं, क्या पकड़ूं क्या जाने दूं रे। किस किस को मैं अपना समझूं, क्या पकड़ूं क्या जाने दूं रे। विशालता और लघुता का एहसास अगर करना है तो पहाड़ों पर ऊपर और ऊपर चढ़ते जाएं। गर्व से सर उठाए पर्वतों की चोटियों को देखें और उनसे प्रतिस्पर्धा करते लंबे चीड़ देवदार के दरख्तों को देखें। इतने गर्वित, तटस्थ, स्थित प्रज्ञ समझ नहीं आता कि कौन बड़ा योगी, कौन अधिक विशाल। शून्यता एकाग्रता में मौन तुम हो। शून्यता एकाग्रता में मौन तुम हो। अपनी धुन में ही मगन कौन तुम हो। रखते हो पर्वत को थामे तुम सदा से। रखते हो पर्वत को थामे तुम सदा से। छूने जाते हो गगन को कौन तुम हो। छूने जाते हो गगन को कौन तुम हो। अब एक दिन की बात है, सामने की पहाड़ी पर आसमान में एक छोटा सा बादल का टुकड़ा अटका हुआ था, जैसे शायद लंबे ऊंचे खूबसूरत देवदार को देखकर ठिठक गया हो। बस वहीं एक छोटी सी मुक्त छंद कविता हो गई। YouTube पर इस कविता के साथ की तस्वीर देखेंगे तो इन शब्दों के पीछे की कहानी भी समझ जाएंगे। सुनना चाहेंगे? एक बादल खो गया था। एक बादल खो गया था, ट्रेन में वो सो गया था। स्टेशन पे लगी थी झपकी, पड़ोसी ने जब दी थपकी। स्टेशन पे लगी थी झपकी, पड़ोसी ने जब दी थपकी। आंख उसकी जब खुली तो सामने दिखा कुली तो। आंख उसकी जब खुली तो सामने दिखा कुली तो। बात उसकी अकल में आई। बात उसकी अकल में आई, ये स्टेशन अलग था भाई। हो गया था वो कहीं गुम, बादल हुआ बड़ा ही गुमसुम। हो गया था वो कहीं गुम, बादल हुआ बड़ा ही गुमसुम। फिर उसे पहाड़ दिखा, एक बड़ा सा झाड़ दिखा। फिर उसे पहाड़ दिखा, एक बड़ा सा झाड़ दिखा। याद आया मैं हूँ बादल। याद आया मैं हूँ बादल, घर बदलता हूँ मैं हर पल।
उड़ते जाना काम मेरा है कहाँ आराम मेरा। उड़ते जाना काम मेरा है कहाँ आराम मेरा। सफर यूं तय हो गया था एक बादल खो गया था। सफर यूं तय हो गया था एक बादल खो गया था। अब पहाड़ों की कहानी तो बहुत लंबी है, तसल्ली वाले चाय के कप पर करने लायक। तो हम और आप चाय पर ना सही वर्चुअल चाय पर तो मिल ही सकते हैं। ढाई आखर नाम का एक ऑनलाइन पोएट्री ग्रुप शुरू किया है, जिसमें कुछ जूम सेशन करेंगे, कुछ कविताई, कुछ शायराना गपशप वाले। ग्रुप का लिंक यहीं पॉडकास्ट नोट्स में दिया है, अवश्य ज्वाइन करें। तो चलिए आज यहीं विराम लेते हैं। अगले अंक में मधुशाला की एक और कहानी के साथ मिलेंगे, जो बरेली में घटित हुई थी और जिसने बच्चन साहब के जीवन दर्शन को बहुत गहरा झटका दिया था और उसका उनकी कविताओं पर क्या प्रभाव पड़ा। फिलहाल बताइएगा ये एपिसोड आपको कैसा लगा। एप्पल आईट्यून्स पर इसे रिव्यू कर सकते हैं और आप मुझसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पर। तब तक सुरक्षित रहें, घर में रहें, चाय कॉफी पीते रहें। कोरोना नेगेटिव रहे ना रहें, लेकिन नेगेटिव खबरों और आलोचनाओं से दूर रहें।